हमने एक लास्ट में क्वेश्चन किया था जहां पर बहुत सारी ट्रांजैक्शन थी और एक ही जनरल एंट्री बनानी थी। अब हम बात करते हैं कि इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा ब्रांच ट्रायल बैलेंस का हेड ऑफिस की बुक्स में और ब्रांच की बुक्स में उसको ट्रांसफर कैसे करेंगे। बेसिकली क्या है कि हेड ऑफिस यहाँ पर हमारी डिपेंडेंट ब्रांच है। जहाँ डिपेंडेंट ब्रांच होती है वहाँ हेड ऑफिस सारे रिकॉर्ड खुद ही बनाता है, लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो यहाँ पर ब्रांच अपनी ट्रायल बैलेंस खुद अलग बना रहा है और हेड ऑफिस अपना ट्रायल बैलेंस अलग बना रहा है। तो यहाँ क्या रहता है, हेड ऑफिस और ब्रांच के दोनों के अलग अलग हैं ट्रायल बैलेंस। अब एक सिचुएशन केस हो सकता है कि ब्रांच का पूरा ट्रायल बैलेंस हम हेड ऑफिस में ट्रांसफर करें और हेड ऑफिस अपनी बुक्स में ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट बनाए और बैलेंस शीट बनाए जो कंसोलिडेटेड होगी हेड ऑफिस और ब्रांच की मिलाकर। ये हो सकता है कि ब्रांच अपना ट्रेडिंग P&L खुद बनाए और बाद में एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बन जाए। हो सकता है कि ब्रांच अपना ट्रेडिंग P&L बनाए और बैलेंस शीट भी अपनी खुद ही बनाए। ठीक है, तो ये तीनों सिचुएशन हो सकते हैं, इन सबको हम अभी वन बाय वन देखने वाले हैं। तो इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा, हर मेथड में एक एक करके वो हम देख लेते हैं। डिटेल्ड इनकॉर्पोरेशन है, एब्रिज्ड इनकॉर्पोरेशन है, सेपरेट फाइनल अकाउंट मेथड है। तो सबसे पहले हम डिटेल्ड इनकॉर्पोरेशन देखते हैं। डिटेल इनकॉर्पोरेशन मतलब हेड ऑफिस सारी चीजें अपने यहाँ इनकॉर्पोरेट कर लेगा और ट्रेडिंग P&L जो है वो खुद बनाएगा हेड ऑफिस ब्रांच का। जैसे डिपेंडेंट ब्रांच में ट्रेडिंग P&L ब्रांच का हेड ऑफिस बनाता था, ऐसे यहाँ पर भी हेड ऑफिस ट्रेडिंग P&L ब्रांच का खुद बनाएगा, सारी चीजें अपनी बुक्स में इंकॉर्पोरेट करेगा। तो डेबिट साइड जो भी ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है उसमें जितनी भी डेबिट आइटम्स हैं वो या तो एक्सपेंसेस होंगे या एसेट्स होंगी। तो हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट की एक एक हिसाब से चीजें इंकॉर्पोरेट करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में जो आती है आइटम्स डेबिट बैलेंस वाली उन सबको इंकॉर्पोरेट करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट बैलेंस किस किस का होता है, ब्रांच अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में आता है ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वो जो सेल्स रिटर्न होता है वो आता है ट्रेडिंग में, लेकिन उसका बैलेंस डेबिट ही होता है। तो वो सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन उन सबको अलग अलग नहीं लिखकर हम एक ही एंट्री बना लेंगे, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। क्योंकि हम सब चीजों को अलग अलग क्यों नहीं ले रहे हैं, अगर हम ये एंट्री बनाते ब्रांच स्टॉक डेबिट, ब्रांच परचेजेस डेबिट सबको लिखते फिर उन सबको ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते तो अननेसेसरली बहुत बड़ा काम हो जाता। भाई हमें दो एंट्री बनानी पड़ती, ब्रांच स्टॉक डेबिट, ब्रांच परचेजेस डेबिट, इन सबको डेबिट करते टू ब्रांच, फिर इन सबको ब्रांच ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते। तो हमने एक ही एंट्री बना ली, ब्रांच ट्रेडिंग डेबिट टू ब्रांच। ऐसा करने से एंट्री भी बहुत छोटी हो गई और सारी ब्रांच के ट्रेडिंग आइटम सारी ट्रेडिंग अकाउंट में पहुंच भी गई। सेम इसी तरीके से ब्रांच की ट्रेडिंग अकाउंट में जो क्रेडिट बैलेंस वाली आइटम है, जो क्रेडिट साइड में आती है या क्रेडिट बैलेंस वाली आइटम है, वो सब भी लिखेंगे। क्रेडिट साइड में क्या आता है, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, है ना, और परचेज रिटर्न डेबिट में से माइनस होता है, तो वो सारी चीजें हम इसमें लिख देंगे। तो ब्रांच को डेबिट कर देंगे और ब्रांच ट्रेडिंग को क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद जीपी जो होता है वो ब्रांच ट्रेडिंग के डेबिट में आता है और ब्रांच P&L के क्रेडिट में आता है। तो जीपी के लिए हम एंट्री बना लेंगे, ब्रांच ट्रेडिंग डेबिट टू ब्रांच P&L अकाउंट। अब ब्रांच P&L के डेबिट में जो जो चीजें आती हैं उसके लिए हम एंट्री बना लेंगे। तो ब्रांच P&L टू ब्रांच, P&L की डेबिट की आइटम आ जाएंगी, क्रेडिट के लिए रिवर्स एंट्री बन जाएगी। तो डेबिट में क्या क्या आता है ब्रांच के P&L में, सैलरी, कमीशन, इंश्योरेंस, सारे खर्चे आ जाते हैं। क्रेडिट साइड के लिए ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच P&L, जो भी कोई डिस्काउंट रिसीव्ड है, बेडर से रिकवर्ड है, रेंट रिसीव्ड है, वो सारी चीजें आ जाएंगी। और नेट प्रॉफिट हम ब्रांच P&L से अपने हेड ऑफिस के जनरल P&L में, या उसे ब्रांच P&L टू P&L भी लिख सकते हैं, क्योंकि हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री हो रही है और हेड ऑफिस अपनी बुक्स में क्या कर रहा है, अपनी बुक्स में लिख रहा है तो P&L ही लिखेगा,
जनरल P&L तो क्या ही हम बोले, बाकी हम ये सब लिख सकते हैं। अब बैलेंस शीट भी बनाना चाहते हैं, ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो असेट को भी लाना पड़ेगा, लेकिन असेट को इंडिविजुअली लाना पड़ेगा, सबको अलग अलग। तो सब इंडिविजुअल को अलग अलग, असेट को इंडिविजुअली लिखेंगे डेबिट में। तो असेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो सबको डेबिट कर देंगे टू ब्रांच अकाउंट, और लाइबिलिटीज को भी लेंगे, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच लाइबिलिटीज, इंडिविजुअली सबको यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद ये सारा काम करने के बाद क्या होगा, हमारा ब्रांच अकाउंट, हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट होता है ना, वो क्लोज हो जाएगा, इसे सारी एंट्री बनाने के बाद जीरो हो जाएगा, नील बैलेंस हो जाएगा। हाँ, ये बात ध्यान रखना कि इनकॉर्पोरेशन करने से पहले हम मैच करेंगे हेड ऑफिस की बुक्स में जो ब्रांच का अकाउंट होता है, और ब्रांच की बुक्स में जो हेड ऑफिस का अकाउंट होता है, उन सबका अपोजिट बैलेंस होना चाहिए, लेकिन सेम अमाउंट होना चाहिए। वो नहीं है तो हम चेक करेंगे रीजन क्या है, गुड्स इन ट्रांजिट है, कैश इन ट्रांजिट है, वो सब पहले करेंगे। जब ये मैच हो जाएंगे तभी हम इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ईयर जो असेट्स मंगाई थी उनको ट्रांसफर कर देंगे, और लाइबिलिटी को भी ट्रांसफर कर, असेट को ट्रांसफर कर देंगे, तो असेट को लाए थे तो डेबिट किया था, अब क्रेडिट कर देंगे, और लाइबिलिटी को क्रेडिट किया था, अब डेबिट करके इसे भी ट्रांसफर कर देंगे। अब हमारे पास ब्रांच की बुक्स में भी तो एंट्री होंगी भाई, हेड ऑफिस की बुक्स में ऐसे तो नहीं आ जाएगा सब कुछ, ब्रांच से ट्रांसफर होगा तभी तो आएगा। तो ब्रांच ने सारे अकाउंट क्लोज करने, तो उसमें कोई सेंस नहीं है हम ट्रेडिंग अकाउंट और ये सब अलग अलग ट्रांसफर करें, क्योंकि वहां तो हमें बनाना था ट्रेडिंग P&L, यहाँ तो केवल ट्रांसफर करना है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, सारे एक्सपेंसेस चाहे वो ट्रेडिंग के हैं चाहे P&L के हैं, सबको ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन यहाँ ट्रांसफर करते हुए सबको अलग अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें अकाउंट को क्लोज करना है। तो इन सबको अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रेडिंग तो वहां बन रहा है हेड ऑफिस में, तो यहाँ इंडिविजुअली सब अकाउंट को ट्रांसफर किया। ऐसे इनकम वाले और जो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं ट्रेडिंग P&L में, उन सबको भी इंडिविजुअली सबको अलग अलग लिखकर ट्रांसफर किया। ठीक है, फिर असेट्स को अलग अलग ट्रांसफर करेंगे इंडिविजुअली, और लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफर करेंगे। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, ट्रांसफर करते हुए क्रेडिट करेंगे, और लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, ट्रांसफर करते हुए डेबिट करेंगे। ऐसा करने के बाद ब्रांच की बुक्स में जो हेड ऑफिस का अकाउंट है वो नील हो जाएगा। ठीक है, इससे होगा क्या, हेड ऑफिस की बुक्स में हेड ऑफिस अपना ट्रेडिंग P&L तो बनाता ही है, साथ ही साथ वो ब्रांच का ट्रेडिंग P&L भी बनाएगा, और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनाएगा, कंबाइंड बैलेंस शीट। और ब्रांच की बुक्स में कुछ नहीं बनेगा, ट्रायल बैलेंस बना था उसे भी हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब जो दूसरा मेथड है, ये दूसरा मेथड है एब्रीज्ड इनकॉर्पोरेशन। उसके अंदर क्या होता है, ब्रांच अपनी बुक्स में P&L बनाता है, ट्रेडिंग P&L, और बैलेंस शीट कंबाइन बनाने के लिए एसेट और लायबिलिटी को ट्रांसफर करता है। तो एब्रीज्ड इनकॉर्पोरेशन का क्या इफेक्ट होगा, हेड ऑफिस अपना ट्रेडिंग P&L बनाएगा, ब्रांच का नहीं बनाएगा, क्योंकि ब्रांच का ट्रेडिंग P&L ब्रांच खुद बनाएगी। और क्या करेगा, कंबाइंड बैलेंस शीट बनाएगा, ब्रांच अपना ट्रेडिंग P&L खुद बनाएगा। ये दूसरा मेथड है एब्रीज्ड इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, बैलेंस शीट नहीं बनाएगा। तो एब्रीज्ड इनकॉर्पोरेशन में क्या होगा, क्या एंट्रीज बनेगी, अभी अभी हमने देखा एब्रीज्ड इनकॉर्पोरेशन में क्या होगा, ब्रांच अपना ट्रेडिंग P&L खुद बनाएगी, हेड ऑफिस अपना बनाएगा, केवल असेट आएंगी। तो असेट और लायबिलिटी आने से पहले नेट प्रॉफिट लेगा हेड ऑफिस, तो नेट प्रॉफिट लेने की क्या एंट्री बन जाएगी, अपना ब्रांच को डेबिट करके अपने P&L को क्रेडिट कर देंगे, है ना। तो ब्रांच डेबिट टू P&L, ये प्रॉफिट की, लॉस होगा तो रिवर्स एंट्री बन जाएगी। और असेट को लाने की एंट्री, असेट डेबिट टू ब्रांच, लाइबिलिटीज को लाने की एंट्री, ब्रांच डेबिट टू लाइबिलिटीज। बस यही तीन एंट्री बनेगी, प्रॉफिट लाना, असेट से लाना, और लाइबिलिटीज। ठीक है, ब्रांच क्या करेगा, ब्रांच अपने सारे ट्रेडिंग P&L के आइटम को ट्रेडिंग P&L में अपने में ट्रांसफर कर देगा, बाद में प्रॉफिट हेड ऑफिस अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, और असेट और लाइबिलिटी।
तो प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री क्या हो जाएगी, P&L टू हेड ऑफिस, लॉस होगा तो रिवर्स, और असेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना। ठीक है, तो ट्रांसफर के लिए 3 एंट्री, ये 3 एंट्री। थर्ड मेथड है, अच्छा इसमें क्या है, प्राइसिंग का भी इशू आ सकता है कि हेड ऑफिस का जो माल भेज रहे हैं वो इनवॉइस प्राइस मोर देन कॉस्ट हो, वो सब भी हो सकता है ना। तो उन सब के लिए क्या क्या मेथड हो सकते हैं, उससे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ सेपरेट। एक तीसरा मेथड था, मैंने 3 मेथड बताए थे ना, फर्स्ट था डिटेल, दूसरा था एवरेज, और थर्ड है सेपरेट फाइनल अकाउंट मेथड। इसमें क्या होता है, हेड ऑफिस अपना ट्रेडिंग P&L और अपनी बैलेंस शीट बनाता है, ब्रांच अपना ट्रेडिंग P&L और अपनी बैलेंस शीट बनाता है। तो यहाँ केवल एक ही एंट्री बनती है प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की, बस। हेड ऑफिस के यहाँ प्रॉफिट इंकॉर्पोरेट करने की एंट्री ब्रांच टू P&L, और ब्रांच के यहाँ प्रॉफिट को ट्रांसफर करने की एंट्री केवल हेड ऑफिस के अकाउंट में ट्रांसफर करना है प्रॉफिट, तो P&L टू हेड ऑफिस, बस एक सिंगल एंट्री, क्योंकि एसेट और लायबिलिटी भी नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, अपनी बैलेंस शीट अलग बना। तो ये 3 मेथड हैं जो मैंने आपको बताने थे, ट्रांसफर, इनकॉर्पोरेशन और ट्रायल बैलेंस ऑफ ब्रांच, और उसमें क्या क्या होता है।